आज 25 दिन से भी ज़्यादा हो गए। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच वार अभी भी कंटिन्यू है। इसी बीच अमेरिकी स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमैनी भी शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद अमेरिका को लगा था कि ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। ईरान अमेरिका के अलायंस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बारे में अमेरिका ने सोचा भी नहीं था। ऐसा इसीलिए क्योंकि गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका को पहले ही मना कर दिया था कि हम अपने लैंड का यूज आपको ईरान पर हमले के लिए नहीं दे सकते। अब अमेरिका को जब ईरान पर हमला करना था तो उसने गल्फ कंट्रीज के लैंड का यूज नहीं किया, अपने उन एयर बेसेस का यूज नहीं किया जो गल्फ कंट्रीज में है। उसके बाद भी ईरान ने क्या किया, गल्फ कंट्रीज पर अटैक किया, यूएस के बेसेस पर अटैक किया। इसी वजह से अमेरिका को शौक लगा। एक्चुअली अमेरिका जो है वो ईरान से काफी दूर है, तो ईरान के पास अभी ऐसी कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है जो डायरेक्ट यूएस लैंड पर अटैक करे। तो ईरान मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज है और वहाँ जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस है उन पे अटैक कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका इतना पावरफुल है, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री उसकी है, फिर भी आज 25 दिन से ज्यादा हो गए अमेरिका हरा क्यों नहीं पा रहा है ईरान को। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ऑयल शिप्स को सिक्योरिटी देने की बात करने के बाद भी अमेरिका को पीछे क्यों हटना पड़ा। तो देखिए, ये है ईरान और ये जो पूरा पानी का एरिया है उसको बोलते हैं पर्सियन गल्फ, और ये जो पतला सा रास्ता आप देख रहे हो इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब यहाँ पूरे एरिया में ईरान ने नेवल माइंस बिछा रखा है। अब इस रास्ते से जो भी जहाज बिना ईरान के परमिशन के जाएगा तो माइंस ऑटोमेटिक फट जाएंगे, जिससे पूरा सिर्फ डिस्ट्रॉय हो सकता है। और उसके लैंड के पास जो एरिया है उसमें माइंस नहीं बिछाया, तो अगर इस रास्ते से भी कोई शिप बिना ईरान के परमिशन के निकलेगा तो ईरान आराम से अपने लैंड पर बैठकर उस शिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ईरान जिन शिप्स को परमिशन देगा सिर्फ वही शिप यहाँ से निकल पाएंगे। अब अमेरिका ने तो पहले बोला था कि जो भी ऑयल शिप हार्मुज स्ट्रेट से जाएगी यूएस ने भी उसको सिक्योरिटी देगी। बाद में यूएस को इससे खुद पीछे हटना पड़ा और कुछ टाइम बाद बोला कि यूएस ने भी अब इसके लिए रेडी नहीं है। इसका रीजन ये था कि यूएस को लगा नहीं था कि ईरान इस तरह से रिटेलिएट करेगा और इससे एस्केलेशन और बढ़ सकता था और यूएस ने भी खुद उसमें फंस सकती थी, क्योंकि वो एरिया बहुत पतला है। उल्टा उसमें नेवल माइंस है, ईरान के पास ड्रोन्स और कॉस्टल मिसाइल्स भी हैं, तो यूएस को काफी डैमेज कर सकता था। इसीलिए यूएस ने भी वहां से पीछे हटी। ईरान के पास बहुत बड़ी मात्रा में आत्मघाती ड्रोन है, जैसे शहीद 131 ड्रोन, जिसका टोटल कॉस्ट 20 से 30 लाख रुपए है। और अमेरिका को इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से निकलने वाले एक मिसाइल का कॉस्ट 30 करोड़ से भी ज्यादा है और ये लिमिटेड भी है। तो अमेरिका के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत महंगा पड़ रहा है। लेकिन ईरान को भी अच्छे से पता है कि वो अमेरिका से कन्वेंशनल वार में नहीं जीत सकता और ईरान को जीतना भी नहीं है। ईरान बस अमेरिका और उसके रिसोर्सेज को डैमेज करना चाहता है जितना वो कर सकता है और वार को लंबा खींचना चाहता है। ईरान ने अपना एक मिलिट्री सिस्टम बनाया है जिसका नाम है मोज़ैक डिफेंस स्ट्रेटजी, जिसमें ईरानियन मिलिट्री को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया गया है पूरे देश भर में। इनका कोई एक सेंट्रल कमांड नहीं है जिससे दुश्मन को समझ नहीं आएगा कि अटैक कहाँ करना है। इनकी हर यूनिट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप से कोई भी डिसीजन ले सकती है। टॉप कमांडर मारे भी जाते हैं तो भी वार नहीं रुकेगा। इसका मतलब है सिस्टम लीडर पे डिपेंड नहीं करता। ईरान की ऐसी यूनिट पूरे देश भर में फैली हुई है तो वो कहीं से भी दुश्मन पर अटैक कर सकता है। सामने वाले के लिए प्रिडिक्ट करना मुश्किल होगा। ट्रेडिशनल वार में क्या होता है कि अगर एक जगह कोई बड़ा बेस है और वहां अटैक होता है तो वहीं पे पूरा देश कमजोर होने लगता है। लेकिन अगर वहीं 100 छोटे छोटे बेसेस हैं और 20 डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं तब भी 80 बचे रहेंगे। यही है मोज़ैक सिस्टम। अब अगर ईरान और यूएस इजराइल वार लंबा गया तो इससे अमेरिका को काफी नुकसान होगा। अमेरिका खुद इससे थक जाएगा। ईरान का क्या है, ना उसकी करेंसी रह गई है, ना इकोनॉमी। सैंक्शंस अमेरिका पहले ही लगा चुका है। कुल मिलाकर ईरान के पास सिर्फ हथियार है जिसका अब वो यूज कर रहा है। ईरान का गोल जीतना नहीं है बल्कि लंबे टाइम तक सरवाइव करना है। ईरान सस्ते ड्रोन्स यूज करता है और अमेरिका को उसे इंटरसेप्ट करने के लिए महंगे मिसाइल्स दागने पड़ते हैं। तो यहाँ अमेरिका का पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो रहा है। अब चलो, अगर मान लो कि वार अभी भी खत्म नहीं हो रहा और अमेरिका अपने सैनिकों को उतारता है ईरान में ग्राउंड इन्वेजन करने के लिए, तो क्या ईरान पर कंट्रोल करना वेनेजुएला जितना आसान होगा? इसका साफ आंसर है नहीं। ईरान में अमेरिका और इजराइल के लिए मल्टीपल चैलेंजेस हो सकते हैं। पहला, ईरान की मिलिट्री वेनेजुएला की मिलिट्री से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। वेनेजुएला में सेंट्रलाइज्ड पावर था, मतलब लीडर को मारो तो पूरा सिस्टम कोलैप्स। ईरान में डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था मोज़ैक सिस्टम के बारे में। तो ईरान में किसी एक लीडर के मारे जाने पर भी ईरान सरेंडर नहीं करने वाला। वेनेजुएला में कोई खास रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला था, जबकि ईरान के पास कई प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हुतीज, शिया मिलिटेंट्स। ये बड़े चैलेंजेस बन सकते हैं अमेरिका के लिए। ईरान साइज में वेनेजुएला और इराक से 4 गुना ज्यादा बड़ा है और पॉपुलेशन भी 3 गुना ज्यादा है। ईरान में ज्यादातर माउंटेन्स और रेगिस्तान है, अफगानिस्तान के जैसा। इन सारे चैलेंजेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ग्राउंड वार के लिए अमेरिका को कई लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद अमेरिका ईरान को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि पास्ट में अमेरिका के कुछ ऑपरेशन फेल भी हुए हैं। देखिए, फाइटर जेट्स, मिसाइल, इन सब में अमेरिका नो डाउट सबसे आगे है।
लेकिन फाइटर जेट से मिसाइल दागना और ग्राउंड पर उतरकर रियल चैलेंजेस को फेस करते हुए वार करना, इन दोनों में फ़र्क है। 1955 में जब यूएस और वियतनाम वार हुआ तब यूएस ने वियतनाम को काफ़ी डैमेज किया और लास्ट में अपनी सेना उतार दी वियतनाम में, लेकिन वहाँ यूएस आर्मी फेल हो गई। अब फेल होने का मतलब ये नहीं है कि यूएस हार गया था, इसका मतलब ये है कि यूएस वहाँ कंट्रोल नहीं कर पाया। इसका पहला रीजन था वियतनाम का गुरिल्ला वारफेयर। वियतनाम के जंगलों से वहाँ की आर्मी छुपकर यूएस सोल्जर्स पर अटैक करती और ये लोग उनको ट्रैक भी नहीं कर पाते थे। वहाँ के लोकल्स का भी सपोर्ट था वियतनाम को और उनके पास कई सुरंग थे। उनके आसपास नुकीले कांटे और ग्रेनेड बिछाए जाते थे जिससे अमेरिकी सेना उसमें फंस जाए। ऊपर से वियतनाम को यूएसएसआर, जो कि तब एग्जिस्ट करता था, और चाइना, इन दोनों का सपोर्ट था जो उनको वेपन भी देते थे। बाद में यूएस परेशान होकर खुद वहां से निकल गया। सेम केस अफगानिस्तान में भी था। 2001 से 2021 तक यानी 20 साल तक यूएस आर्मी अफगानिस्तान में थी, लेकिन तालिबान को ख़त्म नहीं कर पाई। बाद में यूएस को खुद अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा और यही हाल इराक वार में भी हुआ था अमेरिका के साथ। देखिए, ट्रेडिशनल वार में जेट्स, मिसाइल और टेक्नोलॉजी डिसाइड करते हैं, लेकिन जब एनिमी छिपकर छोटे छोटे अटैक करता है तो वार अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है। और यही स्ट्रेटजी हमने वियतनाम वार में देखी और फिर अफगानिस्तान में, जहां पावरफुल आर्मी होने के बाद भी जीत आसान नहीं थी, क्योंकि ऐसे वार में जीतने से ज़्यादा टिके रहना सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। क्या पता कल यूएस, इजराइल और ईरान के बीच क्या हो। बाकी अगर आपकी कोई राय है अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।